विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है आशुतोष जी। राधिका कह रही है कि जात पात की न तो जरूरत है न होना चाहिए, तभी राम राज्य आएगा। भारतीय जनता पार्टी कहती है हम जातिगत जनगणना कराएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कहते हैं कि जात पात ना पूछो कोई, उस पट्टिका के सामने खड़े होकर वो भाषण देते हैं 32 मिनट का, और वही कहते हैं कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। तो जाति दरअसल ये डराती भी है क्या पॉलिटिक्स में लोगों को? जाति के बिना तो पॉलिटिक्स का कोई अस्तित्व ही नहीं है इस देश के अंदर, और जाति प्रथा अगर ना हो तो हिंदू धर्म का भी अस्तित्व नहीं होगा। ये तो बाबा साहब अम्बेडकर बहुत पहले लिखकर चले गए हैं। हमारा जीवन हमारी जाति से निर्धारित होता है, और जाति सिर्फ अपर कास्ट की नहीं होती, जाति दलितों की भी होती, पिछड़ों की भी होती है, जो जाति के आधार पर प्रताड़ित किए जाते हैं, जाति के आधार पर जिनको हजारों साल तक इंसान से बदतर समझा गया। और आज भी जब वो अपने आप को असर्ट करने की कोशिश करते हैं, कभी मूछ के नाम पे तो कभी घोड़ी चढ़ने के नाम पे, उनके साथ जो बर्ताव होता है वो शर्मनाक है। क्या भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने इस जाति के दोष को दूर करने के लिए आज तक कोई आंदोलन किया? नहीं। सबसे बेहतर मैसेज होता कि संघ प्रमुख कोई दलित बन चुका होता। भाई आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा राम राज्य बनाना है, राम राज्य की प्रेरणा से काम करेंगे, तो दलित बन चुका होता सर संघ चालक कोई। देखिए, जो जाति के बारे में अगर आप देखें तो बाला साहब देवरस ने बहुत पहले कहा था कि अगर अछूत अनटचेबिलिटी अगर पाप नहीं है तो फिर कोई पाप नहीं है। इतनी बड़ी बात कहने के बावजूद भी कभी भी अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए किसी तरीके का कोई आंदोलन आरएसएस ने नहीं लॉन्च किया। और जहां तक राम राज्य की बात है तो मैं आरएसएस के लोगों को खाली इतना ही बताना चाहता हूं कि उनको शायद पता नहीं होगा कि गांधी जी ने राम राज्य की परिभाषा क्या दी थी। जब गांधी जी से पूछा गया कि आपकी राम राज्य की परिभाषा क्या है, तो उन्होंने कहा कि मैं रामचंद्र और कृष्ण का रेफरेंस नहीं दे सकता क्योंकि वो ऐतिहासिक पुरुष नहीं थे। लेकिन जो ऐतिहासिक पुरुष हैं वो खलीफा अबू बकर और खलीफा उमर, उन्होंने जिस तरीके से इतने बड़े साम्राज्य के बाद जिस तरीके का जीवन जिया और जिस तरीके का समाज राज्य व्यवस्था चलाई, वो असल में राम राज्य की। सर मैं एक सेकंड इस पर आती हूँ ना, जरा उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स पर आते हैं। भाई उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सिमट गई 33 पर और पीडीए जीत गया। पीडीए में 37 सीटें अखिलेश हासिल कर ले गए, ठीक ठाक स्ट्राइक रेट के साथ। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 89% का स्ट्राइक रेट अखिलेश यादव का। भाई क्या जरूरी है कि 2027 के चुनाव में पीडीए चलता दिखे? 24/7 आपने मुझे बीच में टोक दिया, लेकिन अगर संघ परिवार हिंदुत्ववादी भारतीय जनता पार्टी, मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी अगर वाकई में गांधी के रास्ते पर चलने की कसम खाते हैं और राम राज्य की बात करते हैं, तो मुसलमानों के प्रति जो उनका व्यवहार है वो नहीं होना चाहिए। उनके आधार पे जो नफरत फैलाने की बात करके जो वोटों की रेवटी सेकी जाती है वो नहीं होना चाहिए। तो वो कहते कुछ है करते कुछ ही अलग तरीके का प्रश्न है। अब देखिए राम को लेकर जो नैरेटिव बताने की कोशिश की गई, अब वो उत्तर प्रदेश के अंदर चलने वाला नहीं है। 2024 के चुनाव ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है। नहीं मैं सर 24 से 27 तक तो गंगा में बहुत सारा पानी बह चुका होगा। मनोज राजन त्रिपाठी बता रहे हैं कि जितने ग्राम प्रधान हैं, जितनी वहां की विधानसभाएं हैं, उन सब लोगों को बुलाया गया। भाई ये सिंबॉलिक नहीं होता, सिंबॉलिक तो नहीं है। सिंबॉलिक होता तो आज चार्टर्ड प्लेन उतरते। इसीलिए मैंने कहा अब भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के अंदर नया नैरेटिव खड़ा करना पड़ेगा। अब वो राम मंदिर के नाम पे वोट नहीं मांग सकते। 2024 में मैंने कहा ना कि 2024 ने ये स्पष्ट कर दिया है कि योगी आदित्यनाथ के होते हुए भी, नरेंद्र मोदी जी के बनारस से चुनाव लड़ने के बावजूद भी आप अयोध्या हार जाते हैं, और उसके बाद बनारस में आपको लगभग हारते हारते आप चुनाव जीतते और उसके बाद हरियाणा में आप ही से इसका क्लैरिटी और ले लूं फिर से। भाई हरियाणा जीते, महाराष्ट्र जीते, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, आउट ऑफ द बॉक्स विक्ट्री मिली। दिल्ली जीत गए, बिहार जीत गए, अब बंगाल भी जीतेंगे। तो आपको अच्छी तरीके से याद होगा 2014 चुनाव के पहले 2019 चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी तीनों राज्य जीत हुई थी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। क्या हुआ 2019 में?
और 2024 के चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी तीनों राज्य जीत गई थी। और क्या हुआ हुआ फिर चुनाव 2024 में? तो एक चुनाव से आप दूसरे चुनाव की परिभाषा नहीं दे सकते। हर चुनाव अलग अलग होता है, हर चुनाव की अलग अलग सीमाएं होती तो सर एक तरफ तो 80% का चंक है, मैं अगर इसी को प्रोजेक्ट कर देती हूँ, बीजेपी हिंदुत्व पर चुनाव लड़ेगी, कोई जात नहीं, कोई पात नहीं, राम राज्य है, 80% इनके साथ अखिलेश यादव ने और चंक अपना बड़ा करके कर लिया 90%। किसका पलड़ा भारी दिखता है फिर 27 में? देखिए, हिंदुत्व के नाम पे पॉलिटिक्स करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे सिर्फ हिंदुओं का एक तबका ही उनकी तरफ मोबिलाइज होगा। चुनाव तो दरअसल 10 साल का जो योगी आदित्यनाथ का शासन है उस पर ही होगा। अगर लोगों को लगेगा कि उनकी उपलब्धियां हैं तो लोग उनको वोट देंगे, और अगर लोगों को लगेगा उनकी उपलब्धियां नहीं तो वोट नहीं पड़ेगा, वोट नहीं देंगे। मनोज राजन त्रिपाठी, भाई प्रधानमंत्री का जो है संसदीय क्षेत्र है बनारस उत्तर प्रदेश में। पंकज जी एक सेकंड रुकिए, पंकज जी चलिए एक सेकंड बुलाइए जरा उनको, आती हूं पंकज जी आपके पास। ये मनोज राजन त्रिपाठी भाई संसदीय क्षेत्र प्रधानमंत्री का बनारस है, योगी आदित्यनाथ वहां पर सियासत कर रहे हैं। कितने सांसद, 62 सांसद पहले थे, 72 सांसद उसके पहले थे, तो कुल मिलाकर ये पूरा जो उत्तर प्रदेश है ये तो कब्जे में होना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी की। इसमें अखिलेश यादव सेंधमारी कैसे कर गए? नहीं, इसमें अखिलेश यादव की सेंधमारी नहीं है। अगर आप देखेंगे तो केंद्र और उत्तर प्रदेश के बीच में मतलब एक व्यक्ति जो योगी 1 का हाफ टेन्योर पूरा करने के बाद अचानक पीएम फेज बनना शुरू करता है, और जब वो पीएम फेज बनना शुरू करता है तो फिर वो ना अपने मन का मुख्य सचिव रख पाता है, ना एक भी स्थायी डीजीपी रख पाता है। केंद्र से बहुत सारे मंत्री तय किए जाते हैं और वो मंत्री ब्यूरोक्रेट बैठाल के काम नहीं होने दिया जाता। वहां की अपनी आप में एक अलग लड़ाई है। आपने आज बताया कि नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने आज जब पताका फहराई तो कहा कोई जात नहीं है, शबरी भी हैं, निषाद राज भी है, सारे लोग हैं, कोई जात नहीं है। लेकिन वही उन्हीं का जो पीएम फेस कहला रहे हो, जिसको लेके केंद्र और उत्तर प्रदेश में झंझट है, वहां तो एक मैसेज यही है ना कि बटोगे तो कटोगे। मसला तो वहीं पे आ रहा है ना। उनकी राजनीति योगी आदित्यनाथ की अपने स्टाइल में चल रही है ना। बुलडोजर रहीम नगर में चलेगा लेकिन पंत नगर में आके रुकेगा। ये सारी चीजें जो चल रही हैं, तो दो आइडियोलॉजी ऑफ पॉलिटिक्स एक ही पार्टी की ये केंद्र में अलग चल रही है। बात आप कह रहे हैं राधिका। अच्छा, ये तो दरअसल कहीं पर क्लैश करता है भाई। एक मंच पर हम कह रहे हैं कि कोई जात पात नहीं है, कोई दरअसल किसी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन है ही नहीं, और दूसरी तरफ हम पर्टिकुलर सेक्शन को लेकर बयानबाजी भी करेंगे, 80-20 भी करेंगे। ये सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी पैदा करता है और यही बीजेपी